हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। तो 1 से 5 तक एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में आगे वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर and area of cross section 6.0 into 10 raised to power minus 7 meter square and resistance given है 5 ohm। find resistivity। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपको गिवन है उसको आप नोट कर लो। पहले क्या गिवन है, हमें वायर की लेंथ दे रखी है, कितनी है 15 मीटर, और वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A that is equal to 6.0 into 10 raised to power minus 7 मीटर स्क्वेयर। और तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है रेजिस्टेंस दैट इज 5 ओम। क्या निकालना है हमें, रेजिस्टिविटी। तो देखो सबसे पहले आपको जो गिवन है और जो निकालना है उनके बीच में फार्मूला रिलेशन ढूंढना होता है। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालोगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। सो यहाँ पर आपको सारी वैल्यू दे रखे हैं। आर दे रखा है हमें 5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 अपॉन में एल इज 15। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में रो की वैल्यू आ जाएगी। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस and a resistance of 2.7 ohm at 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वायर। देखो हमें गिवन क्या है, रेजिस्टेंस दे रखा है कितने टेम्परेचर पे, स्टार्टिंग में दे रखा है 27 पे। अगर हम ये कह दें कि 27.5 पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2.1 ओम, और उसके बाद में टेम्परेचर को चेंज किया 100 डिग्री पे, तो रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री पे कितना दिया हुआ है 2.7 ओम। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड अल्फा। अब देखो अल्फा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड वी नो दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या लगा हो, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री माइनस रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 27.5 अपॉन में रेजिस्टेंस एट 27.5 माइनस में क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज हुआ है 27.5 से 100 तक। क्या तो क्या लिखेंगे इसको, 100 माइनस में 27.5, और इन सभी की वैल्यू पुट कर दो। 100 डिग्री पे आर की वैल्यू कितनी है 2.7, और 27 पे कितना है 2.1 अपॉन में 27 पे दैट इज इक्वल टू 2.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। 100 में से 27.5 लेस कर देंगे और ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 72.5, और इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। ये सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में दी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इससे पिछले वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम पिछले वाले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हमें क्या दिया हुआ है कि हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई 230 वोल्ट सप्लाई। अब हमें V की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 230 वोल्ट दिया हुआ। सप्लाई ड्राज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2
मतलब ये जो नाइक्रोम एलिमेंट है ये इनिशियली कितना करंट ड्रा करता है 3.2 एम्पियर। कहाँ पर ड्रा कर रहा है ये? रूम टेम्परेचर मतलब 27.0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये कहता है कि विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8। अब ये किसी और टेम्परेचर पे, मान लेते हैं किसी टेम्परेचर T पे जो करंट है वो कितना हो गया 2.8 एम्पेयर हो गया, राइट। क्या पूछता है? देखो हमें दिया हुआ क्या है, वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट, करंट की वैल्यू कितने पे दे रखी है रूम टेम्परेचर पे 3.2 एम्पेयर, और किसी टेम्परेचर पे जो कि हमें निकालना है T टेम्परेचर पे कितना हो गया 2.8 एम्पेयर। और क्या दे रखा है? गिवन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज अल्फा की वैल्यू है दैट इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज TD, ये पूछेंगे व्हाट इज TD टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट। इसका हमें स्टेडी टेम्परेचर निकालना है, मतलब जिस स्टेडी टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू 2.8 एम्पियर होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें टेम्परेचर निकालना है। वोल्टेज दे रखा है हमें, तो देखो यहाँ से टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए फार्मूला आप याद करो, क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू T2 माइनस में T1। दिस इज द फार्मूला फॉर अल्फा। अब हमारे पास में देखो R2 का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर। यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, हमें करंट दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। इसका मतलब वी कैन फाइंड रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। इस प्रकार से इस वोल्टेज 230 को किससे डिवाइड कर देते हैं 2.8 से डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। और इसी प्रकार से रेजिस्टेंस का निकाल लेते हैं हम 27 डिग्री पे। तो 27 डिग्री पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देते हैं 230 अपॉन में 3.2, राइट। देखो हमारे पास में R2 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? दिस इज R2, R1 दिस इज R1, और ये R1 है ही। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ? 0 से 27 से T डिग्री तक। तो हमारे पास में अब ये सारी वैल्यूज आ गई। सारी वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? देखो R2 और R1 की, ये R2 है ये R1 है। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, राइट। इन वैल्यूज़ को पुट कर दो। अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में इन सभी की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो क्या बचेगा? देखो ये था 230 अपॉन 2.8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2300 अपॉन 28 माइनस में इसको क्या लिख सकते हो 2300 अपॉन में 32 अपॉन में क्या आ जाएगा 2300 अपॉन में 32 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हुआ हमारा 27 से T तक, तो T माइनस 27, और अब इस T माइनस 27 को ऊपर ले आते हैं, अल्फ़ा को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा अल्फ़ा और ऊपर आ गया T माइनस 27, राइट। और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में T माइनस 27 की वैल्यू आएगी, उसमें से माइनस 27 को इधर ले चलते हैं, प्लस 27 कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास में T की वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 867.2 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। इस नेटवर्क की प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालना है, मतलब I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, इधर कितना करंट आएगा, इधर कितना करंट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए हम इसको बोलते हैं ना व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर इसको हम चेक करें कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो इधर देखो P/Q 10/5 इसके बराबर होना चाहिए था R/S के बराबर, लेकिन यहाँ क्या आएगा 5/10,
10/5 5/10 के बराबर तो नहीं होता, इसका मतलब दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। यदि बैलेंस नहीं है इसका मतलब इसकी प्रत्येक ब्रांच में करंट जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास में नेटवर्क है, इस नेटवर्क को यदि हम नाम दे देते हैं ABC, राइट, और इसको नाम दे दिया D और इसको नाम दे दिया E, राइट। अब देखो हमारे पास में यदि हम बात करेंगे, हमें निकालना क्या क्या है, I1 की वैल्यू निकालनी है, I2 की वैल्यू निकालनी है और I3 की वैल्यू निकालनी है, बस यही निकालना। यदि हम ये I1 I2 और I3 निकाल सकते हैं तो इन तीनों में करंट निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास में 3 वेरिएबल हैं। अब यदि 3 वेरिएबल हैं तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। अब 3 इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास में देखो, एक ये वाला क्लोज लूप हो सकता है, एक ये वाला क्लोज लूप हो सकता है, एक ये वाला क्लोज लूप हो सकता है, या फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके और यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आ जाएं, राइट। तो हमें 3 इक्वेशन बनानी है, कहने का मतलब I1 I2 और I3 में 3 इक्वेशन बनानी है। तो हम देखो 3 इक्वेशन बनाते हैं। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं E से, राइट। यहाँ से मैं मान लो इस बात को शुरू E से चलना शुरू करता हूँ। E से चला, रेजिस्टेंस कितना है 10 और करंट कितना है I1 + I2। सो हम क्या यूज़ करें, किरचॉफ्स सेकंड लॉ इन द क्लोज लूप E A B C और E A B C E, इस क्लोज लूप में किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज़ करो, राइट। करंट गुणा रेजिस्टेंस, करंट कितना है I1 + I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10। तो हम ये कह दें कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 10 × I1 + I2, राइट। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। आगे चलो, नो चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ ना हमें जो आपने लिखा है E A B C E, तो जो आपने यहाँ लिखा हो ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है। A से B तक चलेंगे तो रेजिस्टेंस कितना है 10, करंट कितना है I1। देखो करंट की डायरेक्शन और जिधर हम चल रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रूल क्या कहता है, इसको क्या लेना है, पॉजिटिव। तो क्या आएगा 10 I1। आगे चलते हैं B से C, करंट भी इसी डायरेक्शन में, हम भी यूँ चल रहे हैं, फिर प्लस का आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है 5 और करंट है I1 माइनस में I3। आगे चलो और वापस यहाँ पर आएंगे, E पे पहुँचेंगे। तो देखो पहले सेल का टर्मिनल कौन सा आया, नेगेटिव, तो सेल की EMF को क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव = 0। देखो रूल क्या था, आप याद करो किरचॉफ सेकंड लॉ में हमने क्या रूल, 2 रूल ले रखे थे। एक तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल में चेंज आएगा, एक सेल की EMF को पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेंगे। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है उसको पॉजिटिव कब लेते हैं, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट हो, तो रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल में चेंज आएगा उसको पॉजिटिव लेना है। फिर बच गया सेल। जब हम किसी क्लोज लूप को फॉलो करते हैं तो सेल का जो भी टर्मिनल पहले आएगा, यदि पहले टर्मिनल नेगेटिव आ गया तो EMF को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव आ गया तो EMF को पॉजिटिव। तो अब हम जब यहाँ से हमने चलना शुरू किया तो टर्मिनल कौन सा आया, नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव ले लिया। तो इस -10 को इधर ले आएंगे तो ये हो गया 10 के बराबर, राइट। इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास में 10 I1 + 10 I2 प्लस में 10 I1 प्लस में 5 I1 माइनस में 5 I3 = 10, यह आएगा। अब देखो 10 I1 और 10 I1 क्या बनेगा, 20 I1 प्लस में 10 I2 और I2 10 अकेला ही है, 10 I2, ओके। और हमारे पास में अब आ जाएगा ये 5 यहाँ से था, I1 की वैल्यू 5 यहाँ से, तो ये हो गया 25 I1 + 10 I2 और क्या रह गया, I3 बच गया, ये रह गया, दैट इज़ -5 I3 = 10। देखो थ्रू आउट 5 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो यहाँ बचेगा 5 I1 + 2 I2 माइनस में I3 = 2। अब ये जो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, जब अपन ने क्लोज लूप को फॉलो किया, इसको नाम दे लेते हैं हम 1 और इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 5 I1 + 2 I2 माइनस में I3 = 2।
इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब और कोई क्लोज लूप ले लेते हैं, और कोई क्लोज लूप ले लो, कोई भी ले लो जो आपको समझ में आए। यहाँ से ले लेते हैं हम ए बी डी ए क्लोज लूप ले लेते हैं हम। कौन सा? ए बी डी ए से बी तक चलेंगे, क्या आएगा? 10I1। फिर बी से डी तक आ जाओ, क्या आएगा? प्लस का 5I3। डी से ए पे आओ, करंट यूँ चल रहा है, हम यूँ आ रहे हैं, माइनस का 5I2 इज इक्वल टू 0। सो ये कहते हैं इसको, इसमें भी 5 से कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा? 2I1 प्लस में I3 माइनस में I2 इज इक्वल टू 0। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्लोज लूप दूसरा ले लेते हैं, बी सी डी बी, ये क्लोज लूप ले लेते हैं, बी सी डी बी। इस क्लोज लूप में चलते हैं, बी से सी तक रेजिस्टेंस कितना है? 5, करंट I1 माइनस I3, 5I1 माइनस में I3। आगे आ जाओ सी से डी, करंट ऊपर की तरफ, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, माइनस में 10I1 प्लस I3। आगे चलो डी से बी, माइनस का 5I3 और सबका सम कितना हो गया? 0। इसको सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा? 5I1 माइनस में 5I3 माइनस में 10I1 माइनस 10I3 और ये रह गया माइनस का 5I3 इज इक्वल टू 0। तो पहले I1 वाली टर्म कलेक्ट कर लो, 5I1 और ये रह गया हमारे पास में माइनस का 10I1। तो ये जो बच जाएगा, देखो क्या बचेगा ये, 1 मिनट, हम यहाँ देखो 10I1 प्लस I3 पुट कर दिया है। एक्चुअली ये I2 प्लस I3 है, तो यहाँ क्या आएगा? I2 प्लस I3, तो ये क्या बनेगा? माइनस का 10I2 और ये हो जाएगा माइनस का 10I3 और माइनस का 5I3 इज इक्वल टू 0। सो I1 की टर्म को कलेक्ट करते हैं। पहले हमारे पास में क्या आ गया? 5I1। अब I2 वाली टर्म ले लेते हैं। I2 वाली टर्म कहाँ पर है? माइनस का 10I2, एक तो अकेला है माइनस का 10I2। और I3 की टर्म देखो, I3 की टर्म को लेते हैं हम, 10 और 5 15 और 5 ये रहा, माइनस का 20I3 इज इक्वल टू 0। और इसमें भी थ्रो आउट 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? I1 माइनस में 2I2 और माइनस में 4। देखो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ I1 रह गया, यहाँ 2 रह गया और यहाँ रह गया 4I3 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास में जो थर्ड इक्वेशन जो आ गई ना, वो उसको भी नोट कर लेते हैं। क्या आएगी? I1 माइनस में 2I2 माइनस में 4I3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हो गई। तो वेरिएबल भी हमारे पास में कितने हैं? 3। अब देखो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक तरीका क्या है कि इन तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैंने I1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। I1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 4I3। I1 की वैल्यू आ गई। I1 की ये वाली वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं? 1 और 2 में पुट करेंगे। जब I1 की ये वाली वैल्यू आप 1 और 2 में पुट करोगे तो ये दोनों इक्वेशन किस में बचेंगी? I2 और I3 दो वेरिएबल में बचेंगे। और दो वेरिएबल को आप 10th क्लास में सॉल्व करना सीख चुके हो, जैसे x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस 5y बराबर 5 हो तो x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? या तो इन दोनों को जोड़ेंगे या घटा करेंगे या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन द सेम वे जब आपने यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल ली, I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो I1 किसकी टर्म में? I2 और I3 की टर्म में। I2 I3 पहले से यहाँ प्रेजेंट है, उनको जोड़ लेंगे, राइट। इसमें पुट करो I1 की वैल्यू, इसमें पुट कर दो, राइट। जब इनमें पुट करने के बाद में ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? I2 और
I3 में, और उसके बाद में हम I2 और I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब I2 और I3 की वैल्यू आ जाएंगी, वहाँ से यहाँ I2 की वैल्यू पुट कर दो, I3 की वैल्यू पुट कर देंगे, I1 की वैल्यू आ जाएंगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। तो क्या करना है आपको, देखो ये 3 इक्वेशन थी, 3 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी के 2 की टर्म में निकाल लो, और जो बाकी 2 इक्वेशन रहेगी उनमें पुट कर दो। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को जोड़ घटा करके और इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। उसी प्रकार से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।